सो हेलो एवरीवन। ऑलराइट, तो आज का टॉपिक है ट्यूबरक्लोसिस। जैसे कि आपको पता है कि आज 24 मार्च है और वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है। तो हमें ट्यूबरक्लोसिस के बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जानकारी कि क्या ट्यूबरक्लोसिस कैसे इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना प्रेवलेंस इसका है माना जाता है। तो चलिए बात करते हैं। तो ये एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन डिजीज़ है जो कि बेसिकली बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो कि बात की जाए तो रिप्रोडक्टिव पीरियड इसका, हम बात कीजिए रिप्रोडक्टिव पीरियड क्या होता है तो ये जो एक केसेस हैं वो कितने लोगों को इन्फेक्ट करता है। ये रिसेंटली अभी जब ये चाइना में ये जब हुआ था कोरोना वायरस, तो उसके बाद से ये आर ओ पीरियड हमने स्टार्ट किया था। तो आर ओ पीरियड लेस देन अगर 1 होता है तो फिर हम इसको मानते हैं कि इन्फेक्टिविटी पीरियड इसकी कम है। बात की जाए तो 2025 तक इंडियन गवर्नमेंट इसको इरेडिकेट करने का पूरा प्लान बना चुकी है। अब स्टार्ट करते हैं कि ये ट्यूबरक्लोसिस कैसे कैसे फैलता है। तो ये ट्यूबरक्लोसिस अगर फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट बात की जाए तो अगर पेशेंट और डॉक्टर का इंटरेक्शन होता है और कोई पेशेंट आके डॉक्टर से डिस्टेंस मेंटेन नहीं करता और फिर उधर कफ या खांसी करता है तो वो बैक्टीरिया तो टॉन्सिल्स में लैंड करेंगे या तो फिर लंग्स में। अगर वो लंग्स में लैंड करते हैं तो वो उसे गोन्स फोकस कहते हैं, प्राइमरी टीबी। और वो साइट है उसकी लोअर पार्ट ऑफ द अपर लोब और अपर पार्ट ऑफ द मिडल लोब में, यहाँ पे साइड में वो लोकलाइज होता है। अगर बात की जाए एपेक्स, तब उसकी साइट कहलाई जाएगी जब वो रिएक्टिवेशन में होगा, उसे सेकेंडरी टीबी पे कहते हैं। तो बात करते हैं कि टीबी बैक्टीरिया अगर टॉन्सिल्स में लैंड करते हैं तो वो सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी करवा देते हैं। तो अगर वो सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी अगर वो ध्यान ना रखें, उसकी हम डायग्नोस ना कर पाएँ और वो हम उसे एंटीबायोटिक कंटिन्यू खिलाते रहें तो वो तो बिग होता रहे, बड़ा होता रहेगा। तो एक एक टाइम आएगा जब वो रप्चर हो जाएगा और उस कोल्ड एब्सेस बन जाएगा। तो वही है बात कि हमें डायग्नोसिस करना आना चाहिए। और ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का साइट है अपने सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी, कॉमन साइट है। तो बात की जाए तो कोल्ड एब्सेस हो गया तो उसे हम कैसे ट्रीट करेंगे। तो हमें कभी भी इंसिजन और ड्रेनेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसिजन और ड्रेनेज हमेशा, क्योंकि लाइव बैक्टीरिया हैं तो अगर हम ड्रेनेज करेंगे तो वहाँ पे फिस्टुला बन जाएगा, नॉन हीलिंग फिस्टुला बन जाएगा। तो कभी भी नहीं करना चाहिए। तो करेंगे क्या, तो एंटी ग्रेविटी ड्रेनेज करेंगे। वो हम एस्पायर ऊपर से करेंगे तो फिस्टुला बनने के चांसेस कम होंगे। और एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी प्लस एंटी ग्रेविटी हम एस्पिरेशन करेंगे। तो गोन्स फोकस की बात कर ली। गोन्स कॉम्प्लेक्स क्या होता है? गोन्स कॉम्प्लेक्स होता है लिम्फेडेनोपैथी प्लस रिएक्टिव लिम्फेंजाइटिस। तो बात कीजिए गोन्स कॉम्प्लेक्स हमेशा मेजोरिटी के केस में एसिम्प्टोमेटिक होता है और कुछ रिएक्टिविटी चेंजेस की वजह से देखा गया है। फिर अगर बात की जाए अगर ये लिम्फ नोड में होता है तो मेनली बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो अगर ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं और ये लोकलाइजेशन इसकी सब प्लूरल है तो ये इरोड करके प्लूरल्स प्लूरा में जा सकता है, वहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन करा सकता है। तो वहाँ पे फिर सिम्टोमेटिक फीचर्स जैसे कि फीवर, प्लूरेटिक चेस्ट पेन, एरिथ्रोनोडिज्म हम प्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करिए इम्पॉर्टेंट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉक्टर टर्शरी केयर में काम कर रहा है तो वहाँ पे उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। तो वो इन्फेक्शन अगर बॉडी में आ जाता है और लंग्स उससे डील करती है अपनी इम्यूनिटी, तो वो रैंकिस कॉम्प्लेक्स कैल्सिफिकेशन बना लेता है उस जगह। तो वो कैल्सिफिकेशन बन गया है, बट अगर वो सेल इम्यूनिटी कभी कम होती है तो वो इन्फेक्शन प्रेजेंट कर सकता है। तो उसे प्राइमरी प्रोग्रेसिव पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। अब बात की जाए जल्दी जल्दी, तो चाइल्ड में स्मॉल कैविटी होती है तो उसके कारण से हमें कभी भी स्प्यूटम स्मीयर में कभी भी पॉजिटिव स्टेट टेस्ट नहीं मिलता तो हम सीबी नेट के लिए जाते हैं। तो एडल्ट में कैविटी लार्ज होती है इसलिए हम स्प्यूटम स्मीयर के लिए जाते हैं। लिम्फ नोड लार्ज होने की वजह से एयर पे कंप्रेस हो जाती है, उसकी वजह से बॉल वेल्व इफेक्ट दिखता है तो उसे लोबर इन्फ्लेशन कहते हैं, बैड प्रोग्नोसिस होता है उसका। अगर वो एयर बाहर भी नहीं जा रही अंदर भी जा रही तो सेगमेंटल कोलैप्स हो जाता है। तो उसकी वजह से डिसएमिनेशन यानी स्प्रेड पूरे ऑर्गन्स में फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब बात की जाए तो डिसएमिनेशन हो गया तो वो किस किस ऑर्गन में क्या क्या होगा, तो उसकी पूरी बात करेंगे। सुप्रा क्लेविकुलर अगर होता है तो पुल्स लेशन कहते हैं। इंफ्रा क्लेविकुलर होता है तो एसमेन फोकस। पल्मोनरी वेन होता है तो वेगट फोकस। ब्रेन होता है तो रिच फोकस। लीवर तो साइमंड फोकस।
और लंग्स में इनएक्टिवेट होता है तो साइमन्स फोकस कहते हैं इसे। तो ये कुछ बातें थी, तो ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं टीबी के, तो उसमें लो ग्रेड फीवर होना चाहिए, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, नाइट स्वेट्स, लॉस ऑफ एपेटाइट और वेट लॉस। ये पक्के अपने आप लिख लीजिए, ये पक्के जो है वो ट्यूबरक्लोसिस को इंडिकेट करते हैं। अगर कैविटी इरोड हो जाती है ब्रोंकियल आर्टरी तो हेमोप्टिसिस भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें हेमोप्टिसिस के लिए हमेशा सीटी स्कैन प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो लोकलाइजेशन के लिए इंडिकेशन है। मैसिव हेमोप्टिसिस कब कहते हैं? जब 500 to 600 ml पर डे ब्लड होता है। तो सोर्स का ब्रोंकियल आर्टरी है। हम ट्रीटमेंट हमेशा ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन करेंगे। रिजिड ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं करते हैं क्योंकि वो ऑक्लूजन करा देता है। अब बात की जाए लॉन, जब भी लोकलाइजेशन इसका हेमोप्टिसिस करते हैं तो सीटी स्कैन ही प्रेफरेबल है। तो अब कैविटी इरोड हो गई, अगर वो कैविटी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होती है तो वो उसे रेस्मुसन एन्यूरिज्म क्योंकि कहते हैं, क्योंकि वो सॉलिड होते हैं तो वो एन्यूरिज्म हो सकता है उसका। अब बात करते हैं तो मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस, मिलियरी पिक्चर खाली ट्यूबरक्लोसिस में नहीं दिखती, वो काफ़ी और में भी दिखती है। तो टीबी सिलिकोसिस, वेरिजिस्ट्रल न्यूमोनिया, हेमोसिडरोसिस, पल्मोनरी एल्वियोलर प्रोटीनोसिस, इन सब में भी दिखते हैं। और अगर पैथोजेनिक फीचर्स की बात करें तो कोरो ट्यूबरकुल जो फंडस फाइंडिंग में हमें दिखा जाता है। तो इसके अलावा बात की जाए तो प्लूरल फ्लूइड, अगर हम थोरेकोसेंटेसिस करते हैं तो स्ट्रॉ कलर येलो कलर का दिखता है, तो उसमें शुगर कम होती है, प्रोटीन ज़्यादा होता है, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, एडेनोसाइन टीएमएस लेवल इंक्रीज होता है। स्क्रीन टेस्ट है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर प्लूरल बायोप्सी करेंगे तो सीबी नेट उसका होना चाहिए। अब सीबी नेट हम HIV और TB की बात की जाए तो HIV में कैविटी स्मॉल होती है, तो उस वजह से आपसे बात कर ली थी। तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो हमें कभी भी काट नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी देनी है, उसके बाद काट करें। काट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है और साइटोकिन स्टॉर्म के कारण से फीवर ज़्यादा आने लग जाता है, तो वो काफ़ी मेजर रिस्क है। तो हम ATT करेंगे, उसके बाद 2 हफ्ते बाद काट देंगे। और HIV और TB में हम कभी भी रिफाम्पिसिन नहीं देते हैं, क्योंकि वो प्रोटेज इनहिबिटर के साथ इंटरेक्ट करता है, तो हम रिफाम्प्यूटिन प्रेफर करते हैं। इसके बाद बात करते हैं तो हम अगर स्प्यूटम पॉजिटिव और एक्सरे पॉजिटिव हम तो कन्फर्मेटरी केस है TB का। स्प्यूटम पॉजिटिव है और एक्सरे नेगेटिव है तो भी ये कन्फर्मेटरी कहेंगे, और अगर स्प्यूटम नेगेटिव और एक्सरे पॉजिटिव है तो हम CB नेट के लिए जाएंगे। तो बात की जाए कि CB नेट कब किया जाता है, तो स्प्यूटम नेगेटिव एक्सरे पॉजिटिव, स्प्यूटम नेगेटिव एक्सरे नॉट अवेलेबल, MDR सेटिंग, एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB, पीडियाट्रिक TB, इन सब में करते हैं। तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट। तो कैटेगरी 1 में न्यूली डायग्नोसिस और या प्रीवियसली डायग्नोसिस केस में 6 मंथ की मेडिकेशन देते हैं, जिसमें रिफाम्पिसिन, आपका आइसोनियाजिड, इथाम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड, और 4 मंथ की जो आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन हम देते हैं। तो टोटली 6 मंथ की मेडिकेशन रहती है। बात की जाए तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB में हम 18 वीक की ये देते हैं, और 24 जो हम देते हैं वो XDR TB में देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये ड्रग्स हैं। अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो TB के रिलेटेड, तो आप कमेंट में लिख के, मैं इस पे अलग से वीडियो जो विदाउट नोट्स की मैं एक बनाने वाला हूँ अच्छा सा, तो वो जल्दी आने वाला है। तो ये तो था खाली जो नॉर्मल जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, उनके लिए काफ़ी ध्यान में रखते हुए मैंने ये जल्दी आपको बताया है। ये आपका, आप कोई भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिए। थैंक यू।